ट्वेल्थ क्लास के सभी बच्चों का आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम उपभोक्ता संतुलन का जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स कृपया चैनल पर जाकर वो वीडियो देखें जिसमें इससे पहले की सारी बातें डिटेल से समझाई गई हैं। तो आज के वीडियो में हम तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करेंगे बहुत अच्छे तरीके से पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा और जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तटस्थता वक्र जो आया है हमारा वो कहाँ से आया, डेरिवेशन उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो उसके लिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोक्ता की प्राथमिकताओं की। उपभोक्ताओं की प्राथमिकता, जैसे मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता की प्राथमिकता सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस सेकंड वीडियो में हम देखते हैं थर्ड चैप्टर की कि उपभोक्ता की जो प्राथमिकताएं हैं वो दो वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की पसंद की बात करते हैं। मान लीजिए हम सिंप्लिसिटी के लिए अपना पिछले वाला उदाहरण ही जारी रखते हुए दो वस्तुएं लेते हैं, सेब और संतरे। तो पीछे तो हमने देखा था कि उपभोक्ता की बजट की उपभोक्ता अपनी आय से और कीमत दे रखी है जब तो दो वस्तुओं के विभिन्न कैसे संयोग प्राप्त कर सकता है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि उपभोक्ता को अगर हम दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन ऐसे उपलब्ध कराएं जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले। उपभोक्ता के पास सेब और संतरों के 4 कॉम्बिनेशन हैं ABCD, और चारों कॉम्बिनेशन में हम देखें तो ए कॉम्बिनेशन ये बताता है कि जब 1 सेब और 10 संतरे उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है तो उसे जो संतुष्टि मिल रही है वह उतनी ही है अगर वो 2 सेब और 7 संतरे यूज करके ले, या फिर 3 सेब और 5 संतरे, या फिर 4 सेब और 4 संतरे। तो इन ABCD चारों कॉम्बिनेशन में से उपभोक्ता चाहे कोई सा कॉम्बिनेशन यूज करे, कोई सा संयोग यूज करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तटस्थ है उपभोक्ता, उसकी जो संतुष्टि का स्तर है चारों कॉम्बिनेशन में इक्वल है, और इसीलिए इसको तटस्थता समूह भी कहते हैं। तो हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे इसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसका मीनिंग समझाएंगे अच्छी तरह। तो तटस्थता समूह से अभिप्राय दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों से है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, इसलिए वह उनके बीच तटस्थ है, उदासीन है, न्यूट्रल है। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम ए कॉम्बिनेशन दें या बी या सी या डी, तो वह आंख बंद करके कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है। ABCD सभी उसे समान लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, उसकी संतुष्टि का स्तर समान है। तो ये उपभोक्ता को ज़्यादा सा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक उपभोक्ता की संतुष्टि का समान स्तर है अगर वो ए कॉम्बिनेशन यूज करे, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी। कोई भी कॉम्बिनेशन में से ऐसा नहीं है जो उसको कम संतुष्टि दे या ज़्यादा संतुष्टि दे। आगे हम चलते हैं ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम या घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम, जिस पर हमारा तटस्थता वक्र जो आगे हम करेंगे वो बेस्ड होता है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम हमें ये बताता है कि एक उपभोक्ता के पास जब भी किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है, दो में से, जैसे सेब और संतरे हैं, तो जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो वह जो दूसरी वस्तु उसे प्राप्त करने के लिए त्याग कर रहा है उसकी कम इकाइयाँ त्याग करेगा। जैसे इस उदाहरण में अगर हम देखें, पहले वो 1 सेब के लिए 3 इकाइयाँ त्याग करने के लिए तैयार है संतरों की, लेकिन अगली बार वो 1 सेब प्राप्त करने के लिए 3 से कम मतलब 2 इकाइयों का त्याग करेगा, और अगली बार वो 1 सेब प्राप्त करने के लिए केवल 1 ही संतरे का त्याग करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये घट रही है क्या, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, कि हर बार वो एक वस्तु के बदले में जो दूसरी वस्तु प्रयोग कर रहा है उसका त्याग घट रहा है। 1 सेब प्राप्त करने के लिए पहले वो 3 संतरों का त्याग करता था, फिर 2 का कर रहा है, फिर 1 का कर रहा है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे ये बात भी छुपी हुई है कि जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा उसके पास बढ़ती जाती है और दूसरी वस्तु की मात्रा जो उसके पास घटती जाती है, कहीं ना कहीं उसके लिए जो वस्तु जिसकी मात्रा घट रही है उसकी उपयोगिता उसके लिए बढ़ने लगती है, उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। तो इसलिए वो उसकी कम इकाइयाँ अगली बार छोड़ने के लिए तैयार है। अगर हम इस तालिका में देखें तो हमें पता चल रहा है कि कैसे 1 सेब जब उपभोक्ता के पास है और वो 1 से 2 सेब प्राप्त करना चाह रहा है, तो अगला 1 सेब प्राप्त करने के लिए वो जो संतरे उसके पास 10 हैं उसमें से 3 संतरे त्याग करके और 7 संतरे अब रह जाएंगे उसके पास। तो मतलब 1 सेब प्राप्त करने के लिए 3 संतरे वो इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि सेब उसके पास 1 ही है और संतरे उसके पास 10 थे। इसलिए उसको लग रहा था कि सेब की उपयोगिता उसके लिए ज़्यादा है, संतरे की उपयोगिता उसके लिए इतनी नहीं है, तो
वो एक ही सेब की मात्रा प्राप्त करने के लिए 3 संतरों का त्याग कर रहा है, जब तक उसके पास सेब कम है और संतरे ज़्यादा हैं। लेकिन अगले तौर पे देखें, क्या अगली बार ऐसा करेगा वो? अब एक और सेब अगर उसको चाहिए, लेकिन अब की बार वो केवल 2 संतरों का त्याग कर रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि अब उसके पास एक सेब बढ़ गया, लेकिन संतरे भी तो चले गए थे ना, संतरे 7 रह गए थे। तो अब उसे लग रहा है कि इतनी इकाई नहीं त्याग करेगा। अब एक सेब लेने के लिए वो केवल 2 संतरों का त्याग कर रहा है। तो पहले एक सेब के लिए 3 संतरों का त्याग कर रहा था, अब एक सेब प्राप्त करने के लिए 2 संतरों का त्याग कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्या उसके लिए सेब की उपयोगिता कम होगी या उसके लिए संतरों की उपयोगिता बढ़ी? तो जैसे जैसे ये नियम लागू होता है कि जैसे जैसे उसके पास किसी भी चीज़ की जितनी मात्रा कम होती जाएंगी, उनकी उपयोगिता उसके लिए बढ़ती जाती है, और जिस चीज़ की मात्रा बढ़ रही है उसकी उपयोगिता इतनी नहीं बढ़ती, उसकी उपयोगिता कम होने लग जाती है। आप भी देख लीजिए, आपके पास अगर बहुत सारे चीज़ें हों तो आपके लिए भी उनकी उपयोगिता कम होने लग जाती है। किसी के पास 10 जोड़ी जूते हैं तो पता नहीं कहाँ इधर उधर पड़े होंगे, 2 जोड़ी है तो बड़ा संभाल के रखेगा वो। तो अगली बार देखिए, अब वो एक सेब के लिए एक ही संतरा त्याग करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसके पास सेब और संतरे बराबर बराबर से रह गए हैं। अब उसके पास 4 ही सेब हैं और 4 ही संतरे हैं। जब वो 3 से 4 सेब लेना चाह रहा था, तो वो जब संतरे 5 थे तो एक ही छोड़ रहा है, एक संतरा त्याग रहा है एक सेब प्राप्त करने के लिए। तो 3 से 1 पे आ गया ना। पहले वो 3 त्याग कर रहा था एक ही सेब प्राप्त करने के लिए, वही सेब उसके लिए 3 संतरे त्याग कर रहा, उसी सेब के लिए फिर 2 और उसी सेब के लिए 1। क्यों हुआ ऐसा चमत्कार? उपयोगिता का सारा खेल है कि उसके लिए जो उपयोगिता है सीमांत प्रतिस्थापन दर में, वही छुपा हुआ है नियम। तो इसको हम कहेंगे घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम, कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास एक वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, तो वो जो दूसरी वस्तु है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो वो दूसरी वस्तु का जो त्याग कर रहा है उसकी मात्रा घटाता जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता के पास सेब की मात्रा बढ़ रही है, तो हर अगला सेब प्राप्त करने के लिए वो कम संतरों का त्याग करेगा। अर्थात एक वस्तु की मात्रा जैसे जैसे उपभोक्ता के पास बढ़ रही है, तो वो वस्तु प्राप्त करने के लिए जो वो दूसरी वस्तु का त्याग कर रहा है वो हर बार कम करता जाएगा। 3 से 2, 2 से 1। इसी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम पर हमारा सारा तटस्थता वक्र बेस्ड है। देखते हैं कैसे। ये है तटस्थता वक्र अथवा उदासीनता वक्र। इससे क्या अभिप्राय है? तो जो हमने तालिका बनाई थी, तटस्थता समूह बनाया था उपभोक्ता का 2 वस्तुओं का विभिन्न संयोगों का, उसे एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करना, इसे हम तटस्थता वक्र कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। एक तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसके विभिन्न बिंदु, विभिन्न संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। अर्थात जो एक हमने ये तटस्थता वक्र बनाया है, इसके किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए उपभोक्ता को कोई भी कॉम्बिनेशन प्राप्त हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र का कॉन्सेप्ट एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री एजवर्थ द्वारा विकसित किया गया था। तो उदासीनता वक्र हमें दिखाता है 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को एक रेखा चित्र के द्वारा, जिसे हमने पहले तालिका के द्वारा देखा था, वही चीज़ इसमें दिखा रखी है कि कैसे एक सेब के लिए पहले 3 संतरों का त्याग है, फिर 2 संतरों का त्याग है, फिर एक सेब के लिए 1 संतरे का त्याग है। तो इसीलिए जो A से B C D ये मूवमेंट है, ये जो बिंदु पथ है, ये घटती सीमांत जो हमारी प्रतिस्थापन दर है उस पर निर्भर है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की वजह से ही जो उत्पादन संभावना वक्र है, वो उसका जो ढलान है वो इसी बात पर डिपेंड है कि एक सेब प्राप्त करने के लिए कितने संतरों का त्याग कर रहा है, वो 1 का या 2 का या 3 संतरों का। तो वो सारा सेब और संतरों की रेशो ही दिखाई जा रही है इस पर।
एक बार फिर इस रेखा चित्र को हम ध्यान से देखते हैं और ये देखते हैं कि हर बार जो नीचे सेब का एरिया है एक 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 का उसमें परिवर्तन हो रहा है, जबकि जो ऑरेंज का एरिया है वो हम देख रहे हैं 3 मात्राओं का परिवर्तन है, 2 मात्राओं का और 1 मात्रा का परिवर्तन है। तो इसी पर ये ए और बी का डिफरेंस है वो ज़्यादा है, बी सी का डिफरेंस थोड़ा कम हो गया, सी डी का डिफरेंस थोड़ा और कम हो गया। क्यों? क्योंकि हर बार वो त्याग कम करता जा रहा है समान प्राप्ति करने के लिए। 1 मात्रा की सेब की हर बार संतरों की मात्रा कम करता जा रहा है, और ऐसा करने की वजह क्योंकि उसको संतुष्टि का लेवल समान रखना है, इसलिए 1 मात्रा बढ़ाने के लिए वस्तु की दूसरी वस्तु की मात्रा तो घटानी ही पड़ेगी। बाद हम देखते हैं तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र मतलब एक से ज़्यादा तटस्थता वक्र। तो जितना ऊंचा तटस्थता वक्र होगा उतना वो ज़्यादा अधिकतम संतुष्टि को दिखाएगा। तटस्थता मानचित्र से अभिप्राय है एक से अधिक जो संतुष्टि के स्तर हैं। तो एक जो तटस्थता वक्र है जैसे IC1 है, ये इस पे जितने भी बिंदु हैं सारे समान संतुष्टि दिखाएंगे। उसी तरह IC2 पर जितने भी बिंदु हैं वो सारे समान, और ऐसे ही IC3। तो हर तटस्थता वक्र पर जितने भी बिंदु हैं वो समान संतुष्टि दिखाएंगे, और तटस्थता वक्र जितना ऊपर उठता जाएगा उतना संतुष्टि बढ़ती जाएगी, क्योंकि दोनों वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा मिल रही है। अगर नीचे आएगा तो संतुष्टि का स्तर घटता जाएगा क्योंकि वस्तु की मात्रा कम मिल रही है। आगे हम देखते हैं तटस्थता वक्र की कुछ विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। तो सबसे पहले तटस्थता वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, अर्थात ये नीचे की ओर झुका हुआ होता है। जैसे बच्चों का फिसलने वाला झूला स्लाइड होता है तो ऊपर से ऐसे नीचे 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 गिरता जा रहा है, तो ढलान नेगेटिव है। वजह वही, क्योंकि एक वस्तु पाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ रहा है। अगर दोनों बढ़ती तो ढलान ऋणात्मक नहीं होता। दूसरी विशेषता, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। यह ना तो उत्पादन संभावना वक्र की तरह नतोदर होता और ना ही एक सीधी रेखा के रूप में होता। यह तो बच्चों के झूलने वाले जो फिसलने वाला झूला होता है एक ढलान वाला, जिसको स्लाइड की तरह देखते हैं, तो स्लाइड की तरह ही होता है। और क्यों होता है ऐसा? इसकी वजह वही है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती तो ये उत्पादन संभावना वक्र की तरह नतोदर होता, और अगर समान रहती तो सीधी रेखा के रूप में होता। लेकिन क्योंकि अब ये घटती जा रही है सीमांत प्रतिस्थापन दर, तो इसलिए ये उन्नतोदर है। अगली विशेषता, 2 तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को ना तो छूते हैं ना काटते हैं। कारण, क्योंकि हर तटस्थता वक्र एक अलग संतुष्टि का स्तर दिखाता है। अगर वो आपस में छू रहे हैं या काट रहे हैं फिर तो वो अलग अलग संतुष्टि दिखा ही नहीं रहे, फिर वो 2 तटस्थता वक्र कैसे हुए? तो इसलिए 2 तटस्थता वक्र कभी भी आपस में ना छूते हैं ना काटते हैं किसी भी बिंदु पर। अगली विशेषता से हम परिचित हैं कि जितना ऊंचा तटस्थता वक्र होगा वो उतना ज़्यादा अधिक संतुष्टि का ऊंचा स्तर दिखाएगा जो उपभोक्ता प्राप्त करना चाहेगा। हर कोई ऊंचाई छूना चाहता है ना, तो ऊंचा मतलब और अधिक वस्तु और सेवाएं तो प्राप्त करना चाहेगा अगर उपभोक्ता उसको मिल सके तो। एक और जो तटस्थता वक्र की विशेषता है वो ये है कि ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करता है, छूता है, और ना ही ये वाई एक्सिस को छूता है। कारण क्या बता पाएंगे? क्योंकि अगर उपभोक्ता का जो तटस्थता वक्र है अगर उसने किसी भी एक्सिस को छू दिया तो इसका मतलब हो गया कि वो एक ही वस्तु प्राप्त करना चाहता है, दूसरी वस्तु वो प्राप्त नहीं करना चाहता। क्योंकि 2 वस्तुओं के हमने संयोग दिखाए हैं। अगर तटस्थता वक्र ने एक्स एक्सिस को छू दिया तो इसका मतलब हो गया कि उसे सिर्फ एक्स एक्सिस वाली ही वस्तु चाहिए, वाई वाली नहीं चाहिए। और अगर उसने वाई एक्सिस छू दिया तो इसका मतलब उसे वाई वाली वस्तु चाहिए, एक्स वाली उस स्थिति में 0 हो जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसे दोनों वस्तुओं के जो संयोग है उससे वो उदासीन है, न्यूट्रल है। तो वो किसी एक वस्तु को लेकर अपनी ये प्रकट नहीं करेगा कि मुझे यही वस्तु पसंद है, तो फिर तो ये सारा हमारा विश्लेषण गलत हो जाएगा तटस्थता वक्र का। तो ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही वाई को। जबकि आपने देखा था उत्पादन संभावना वक्र वाले अध्याय में, चैप्टर में, वहाँ पर वो एक्स और वाई एक्सिस को इसलिए टच करता था क्योंकि वहाँ पर एक वस्तु का ही उत्पादन बढ़ा सकता था वो अधिकतम और दूसरी का 0 कर सकता था। लेकिन तटस्थता वक्र में ऐसा नहीं करना है हमने, ना एक्स एक्सिस को टच करना ना वाई को, क्योंकि दोनों का हमने
जीरो से अधिक रखना है दोनों का हमने जो वस्तु प्रयोग करनी है। आपने इस उदाहरण में देखा था, जैसे हमने जब तालिका बनाई थी कि कम से कम 1 सेब से हमने शुरुआत की है और 10 संतरों से। कभी भी हमने ये नहीं दिखाया कि सेब सारे के सारे ले रहा है या सारे के सारे संतरे। किसी भी वस्तु की हमने मात्रा जीरो नहीं की। तो जीरो नहीं की तो तालिका को ही हमने चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है, तो फिर हम चित्र में जीरो कैसे कर सकते हैं? तो ना एक्स को टच करना एक्सिस को, ना वाई को। अब तटस्थ वक्र को समझने के बाद हम चलते हैं उपभोक्ता के संतुलन की तरफ। संतुलन मतलब जहाँ पर दो परस्पर विरोधी शक्तियाँ बराबर हैं। परस्पर विरोधी शक्तियाँ यहाँ पर क्या है? एक तो उपभोक्ता के पास जो है, मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी योग्यता, उसका बजट, जो वो जेब में पैसे लिए घूम रहा है, जो हमने कीमत रेखा बजट लाइन में देखा था, और आय और दोनों वस्तुओं की कीमत के द्वारा, इससे पिछले वीडियो में। और दूसरा, अब जो वस्तु वो लेना चाहता है उन वस्तुओं के संयोग कि वो तटस्थ वक्र के द्वारा अपने विभिन्न संयोग जो प्राप्त करना चाहता है। तो अब देखते हैं वो कौन सा संयोग ऐसा प्राप्त करे कि उसका संतुलन हो जाए। तो वो अधिकतम जो ऊंचे संतुष्टि को प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन वो प्राप्त वही कर सकता है जहाँ तक उसकी आय उसको अनुमति दे और दोनों वस्तुओं की कीमत उसको अनुमति दे। तो उपभोक्ता संतुलन में उस अवस्था में है जहाँ पर कीमत रेखा तथा तटस्थ वक्र दोनों का ढलान समान होता है। मतलब जहाँ पर कीमत रेखा तटस्थ वक्र को टच करती है, छूती है, जैसे कि इस चित्र में हमने देखा Q पॉइंट पर, जहाँ पर एक तटस्थ वक्र को कीमत रेखा टच कर रही है। उससे ऊपर वो प्राप्त इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आय वहीं तक उसको अनुमति दे रही है। वह वैसे तो चाहता है कि ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाए, लेकिन वो जा नहीं सकता। चित्र में हमें 3 तटस्थ वक्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच वाले पे उपभोक्ता का संतुलन है, क्योंकि नीचे वाले को भी वो प्राप्त कर सकता है, पहले सबसे नीचे वाले को, दूसरे को भी, और सबसे ऊंचे वाले को तो वो प्राप्त कर नहीं सकता। तो उसे दूसरे नंबर का जो प्राप्त हो रहा है उससे अधिक संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि सबसे नीचे वाले से कम। तो इसलिए वो जो बीच वाला जो रेड पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, ये उपभोक्ता का संतुलन है। यहाँ पर वो अपनी आय दी होने पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। चाहता तो है वो और ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाना, लेकिन जाए कैसे? क्योंकि उसके पास साधन नहीं है, आय नहीं है। तो उसकी आय उसको अलाउ कर रही है कि रेड वाले पॉइंट पर ही संतुलन प्राप्त करे। येलो वाला उसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नीचे का संतुष्टि स्तर है, जितना तटस्थ वक्र नीचे होता है संतुष्टि कम देता है। और ग्रीन वाला जो तटस्थ वक्र तक वो जाने की इच्छा तभी रखेगा जब उसकी आय बढ़े या दोनों वस्तुओं की कीमत बढ़ के ये कीमत रेखा ऊपर की ओर सरके। तो उपभोक्ता का संतुलन अब इस अवस्था में रेड पॉइंट पर ही है और यहाँ पर वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है आय दी होने पर। प्रकार हमने देखा उपभोक्ता के संतुलन के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके पास है क्या। जो कीमत ये ब्लू लाइन जो कीमत रेखा या बजट रेखा के रूप में दिखा रही है, और फिर वो क्या प्राप्त कर सकता है। ये रेड जो तटस्थ वक्र रेड पॉइंट पे दिखा रहा है, यही प्राप्त कर सकता है। ग्रीन वो प्राप्त कर नहीं सकता, आगे भविष्य में सोचेगा कि आय बढ़े जब प्राप्त करे। येलो उसको फ़ायदा नहीं है प्राप्त करने में, क्योंकि रेड येलो से ऊंचा है, ज़्यादा दोनों वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा उसको मिल रही है, तो येलो लेने में फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ उपभोक्ता का संतुलन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब आप कुछ भूल रहे हैं, वो क्या है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जल्दी से कर दीजिए। धन्यवाद।